प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचे और आपदा के हालात का जायजा लिया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आपदा के तत्काल राहत के तौर पर 1200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड से भी मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण की मदद दी जाएगी। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनके हाल को जाना, उनसे संवेदनाएं प्रकट की। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्र और वॉलंटियर्स से भी मुलाकात की, उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सड़कों, स्कूलों और ढांचागत निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद देगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने देहरादून में समीक्षा बैठक भी की। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हालांकि पीएम को आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे रद्द कर दिया गया। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड को 1200 करोड़ की तत्काल मदद का ऐलान। प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा था जिससे एक बड़ी राहत मिली है आपदाग्रस्त लोगों को। आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की है प्रधानमंत्री ने। रेस्क्यू टीम से भी मिले हैं, अफसरों के साथ भी मीटिंग की है। तो पीएम मोदी से मिलने के बाद आपदा प्रभावित काफी उम्मीदों में दिखे हैं। आपदा प्रभावितों का कहना है कि पीएम मोदी ने उनकी बातें सुनी है और पूरी मदद का भरोसा दिया। आपदा प्रभावितों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार और धामी सरकार पर पूरा भरोसा है। ये प्रधानमंत्री जी मिले, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। हमने जो बात उनको बोली है वो पक्का से वो मतलब जरूर अपने से ज्ञान में डालेंगे और हमें पूरी आशा है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा काम जरूर कर देंगे। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हैं इस विपदा की घड़ी में। आप लोग उत्तराखंड के लिए जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं आगे करते रहेंगे। अपने माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है कि मैं आपदा पीड़ितों के साथ हर संभव खड़ा हूं। जो भी मेरे से मदद बनेगी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप चिंता करने की बात न करें। यह प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कई जगह पर तेज बारिश की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास बनी तामाखानी टनल के अंदर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत बनी है। डीएम ने बताया कि टनल में रिसाव को देखते हुए सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम की टीमों में से टनल का सर्वे कराया गया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बारिश ज्यादा होने से पानी का रिसाव बढ़ गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इसके साथ ही टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ओवर सैचुरेशन हुआ है और उसका ओवर सैचुरेशन से पानी जो पहले भी लीक होता था, ऐसा नहीं है तांबाखानी में पहली बार हुआ है, इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो लीकेज ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने अभी मना किया है कि किसी तरह का भी लॉस संभावित नहीं है। परंतु इसके बाद भी मैंने इरिगेशन पे बोला है कि जहाँ जहाँ पे सीपेज है और पानी ज़्यादा आ रहा है तो उसको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में लाने का, क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। पैदल चलना इस समय मुश्किल हो रहा है कि पैदल वहाँ पे पानी काफी इकट्ठा है। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच फरासू के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हाईवे का लगभग 20 मीटर का हिस्सा ढह गया है। इसके बाद कई गाड़ियां वहां पर फंस भी गई हैं। वहीं अलकनंदा नदी के बहाव से सड़क के नीचे की तरफ से कटाव हो रहा है, जिससे हाईवे पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फरासू के पास बंद हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। अवैध मज़ारों पर राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। रामनगर में एक बार फिर से अवैध मज़ारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है।
और यहाँ पर लुटावड़, शिवालपुर, रियूनिया और चोरपानी क्षेत्र में स्थित 3 मज़ारों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। ये सभी मज़ारें नाप भूमि पर थी। किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद इन्हें जबरदोज कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन, पुलिस एवं एनएच विभाग की संयुक्त टीम ने नगरासू और रतूड़ा में अतिक्रमण हटाया है। नगरासू में एनएच की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा दिया गया, जबकि रतूड़ा में 4 भवनों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें चिन्हित कर एनएच विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े एक नेता ने अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर यूनिट में महामंत्री शहजाद खान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है कि छात्र संघ चुनाव की रंजिश के तहत कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे बीते 3 सितंबर को मारपीट की। इसके सबूत भी मौजूद हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता इस बात से काफी दुखी भी थे कि आरोपियों की अब तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आसिफ बाबा, अभिषेक बजरंगी, आशीष बजरंगी, संगम चौहान, अंकित मल्होत्रा, अंकुश चन्नी और इनके संरक्षणकर्ता जो भी हैं, उनकी वजह से हो रहा है। आप अगर अपने स्तर मीडिया को तो बहुत कुछ जानकारी हो जाती है, जैसे कि पुलिस तो नहीं कर पाई, और मुझे आप लोगों पर भरोसा है। इन सभी लोगों पर 307 के कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये संकट जल्दी ही खत्म होगा। देहरादून में कई ऐसे नेपाली परिवार हैं जो अपनों की खैर खबर को लेकर परेशान हैं। कुछ के संपर्क उनसे नहीं हो पा रहे तो कुछ अपनों से मिलने को बेताब हैं। देखिए। देहरादून स्थित गोरखाली सुधार सभा से तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने आज भी नेपाल में हैं और वहां से वो सीधे जुड़े हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात नेपाल में बने हैं, उसके बाद दून में उनके रिश्तेदार परेशान हैं। देहरादून में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके अपने देहरादून आने को तैयार थे, लेकिन मौजूदा हालात के बाद उन्होंने अपने प्लान कैंसिल कर दिए। उनका मैसेज आया था, जैसे यहाँ पे हलचल हुई तो उनका मैसेज आया फ़ोन की अभी जो हमारा आना है डेट वो अभी कंफर्म नहीं है। जैसे ही यहाँ का स्थिति ठीक होता है तो उसके बाद मैं बताऊँगी कब आना है। बस इतनी जानकारी मिली है और उसके बाद उनका फ़ोन भी नहीं आया। सॉरी, हमारे अभी हम कहीं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जहाँ भी घटने के डर है, उनको भय की आवश्यकता हो रहा है, तो इसलिए अभी संभावित आने का चांसेस कम है। जैसे सामान्य होगा और ये बॉर्डर भी बंद है तो इधर इंडिया आने के लिए तो वो बिल्कुल तरखर कर रहे हैं। देहरादून से नेपाल के लिए जाने वाली बस सेवा भी पिछले 2 दिन से प्रभावित है। हालांकि बस सर्विस की पूछताछ रोज हो रही है, लेकिन फिलहाल बस सेवा पर ब्रेक है। फोन में क्वेरी हो रही है, बट हमने उनको ये समझाया कि अभी वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, अब आप 1-2 दिन रुकिए, जैसे माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर ये सुचारू होगा। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है और देहरादून के कैंट समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां गोरखाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में नेपाल के ताजा हालातों का असर इन लोगों पर भी किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नेपाल में मची राजनीतिक उथल पुथल के मार बॉर्डर के व्यापार पर भी पड़ रही है, खासकर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में जहां हजारों व्यापारी एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। लेकिन इन दिनों बॉर्डर की मंडियों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर दर्जनों छोटी छोटी मंडियां मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के गुंजी से लेकर यूएस नगर तक की मंडियों का कारोबार एक दूसरे पर टिका है। नेपाल की मंडियां जहां भारत के खरीदारों से आबाद रहती हैं, वहीं भारत की मंडियों से नेपाली अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं और भारतीय मंडियों में नेपाली नागरिक अपना सामान भी बेचने आते हैं। लेकिन नेपाल में उठे राजनीतिक तूफान ने इन मंडियों को पूरी तरह सुनसान कर दिया है।
कहने को तो इस बॉर्डर पर सुरक्षा के बीच आवाजाही हो रही है, बावजूद इसके आने जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। वो भारत का व्यापार है, क्योंकि वो नेपाल पे ही निर्भर रहता है, तो नेपाल से अभी लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है और व्यापार भी वहाँ का बहुत प्रभावित है। लेकिन हम पूरे सीमा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही स्थिति सुधरेगी और नेपाल की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे व्यापारियों की स्थिति भी में भी सुधार आएगा। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के हजारों व्यापारी 2 जून की रोटी का सदियों से जुगाड़ करते आ रहे हैं। ऐसे में नेपाल के राजनीतिक तूफान की मार इनके कारोबार पर भी सीधी पड़ी है। नेपाली सेना के मैदान में उतरने पर अब हालात काफी हद तक काबू में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर की दर्जनों मंडियों में पुरानी रौनक लौट आएगी। न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक हफ्ते पहले उत्तराखंड सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल सरकार से बातचीत की तैयारी कर रही थी। दोनों देशों की नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बकायदा एक मंत्रालय तक है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ऐसे में नेपाल के हालात का असर क्या उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में भी पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ठीक एक हफ्ते पहले उत्तराखंड और नेपाल के प्रोजेक्ट्स को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ था कि जल्द उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में नेपाली राजदूत से बात होगी। लेकिन आज एक हफ्ते बाद हालात बदल चुके हैं। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है, जिससे उत्तराखंड और नेपाल के बीच नदी, रोड, पुल, सिंचाई के प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह नेपाल में सत्ता पाने की जिद में लगे नेताओं का भारत विरोधी रुख है। मसलन 30 सितंबर तक धारचूला का छारचुम पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आवाजाही शुरू करने के लिए दोनों देशों में बातचीत जरूरी है। वहीं बनबसा बैराज से हटकर नए पुल के लिए भी दूसरी तरफ से नेपाल की सहमति जरूरी है। धारचूला से जौलजीबी तक काली नदी पर भारत की तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार का काम भी अक्टूबर से शुरू होना है। तो पंचेश्वर बांध के लिए भी उत्तराखंड को साथ लेते हुए दोनों देशों की बातचीत में नेपाल का बड़ा रोल है। भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करते हैं, नुकसान होने का होगा। हमने कभी उनको नाराज नहीं किया है। हम अपने वो मानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र है, हमारे में हिंदुइज्म है, तो हम उस नाते उनको कहते हैं भैया मान जाओ, क्यों इतना वो कर रहे हो। तो वो कुछ राजनीतिक उसमें एक प्रो नेपाल है, प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है, तो उस भाषा में बोलते हैं। वो कुछ ही लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं। वो तो वेलकम करते हैं, यार आना जाना सदा रहना चाहिए। हमारा आज से नहीं, युगों से हमारा संबंध है, उसको 2 मिनट में कैसे तोड़ दोगे आप। उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्रालय तक है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा, ये नेपाल के हालात और रुख से तय होगा। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज अभी इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं और केंद्र सरकार का नेपाल पर क्या रुख रहेगा और नेपाल में आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, नजर इसी पर है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में नगरपालिका परिषद ने डेंगू की रोकथाम के लिए कमर को कस लिया है। साथ ही हर वार्ड में फॉगिंग शुरू कर दी गई है। विकास नगर में दीपावली के मौके पर लगने वाले बाजार में अब बाहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बैन कर दिया गया है। अब बाहरी लोग अपनी फड़ बाजार में नहीं लगा सकेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने बने बस अड्डे को शिफ्ट करने का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने कहा है कि बस अड्डे को शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। पौड़ी गढ़वाल में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। डीएम ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। पिथौरागढ़ के डीएम ने जिला उद्योग मित्र समिति की मीटिंग की, साथ ही आवेदकों के इंटरव्यू भी लिए। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अल्मोड़ा के विज्ञान केंद्र में सरपंचों और एक्सपर्ट के बीच एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वन पंचायतों की भूमिका पर एक्सपर्ट ने अपने अपने विचार रखे।
प्रदेश में लागू हुई नई योग नीति के तहत योग और वेलनेस सेंटरों का रजिस्ट्रेशन होगा। जिला आयुर्वेद और यूनानी विभाग नई योग नीति के बारे में जानकारी दे रहा है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परख संस्था के साथ मिलकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें पहले दिन कुमाऊं के शिक्षा अधिकारियों ने मंथन किया। चंपावत के डीएम मनीष कुमार ने चंपावत और लोहाघाट के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग नगर पालिका को एक नए स्काई लिफ्टर वाहन की सौगात मिली है, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मॉनसून सीजन की भारी बारिश ने प्रदेश भर में सड़क व्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा कर रख दिया है। जगह जगह सड़कों पर पड़े गड्ढों ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि राजधानी देहरादून की सड़कों का भी बुरा हाल है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से जहां हादसों का खतरा बना रहता है, वहीं बारिश थमने के बाद उड़ती धूल ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इन्हें पूरी तरह दुरुस्त करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। बरसात है, बारिश में जीना आराम हो रहा लोगों का। यहाँ कोई गिर जा रहा, कोई लेडीजें गिर जा रही, कई ट्रक धंस जा रहा। फिर ये क्या कर रहे, लोकल काम कर दे रहे, खाली रेत डाल दे रहे। उसके बाद बारिश आ रही, वो रेत भी साइड हो जा रही और फिर वहाँ गड्ढे। और सड़कों के हाल आप देख तो रहे हैं, मौजूदा हालत तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। धूल हो रही है, धूल से बीमारियां बढ़ रही हैं। दुकान को खोलने का मन ही नहीं होता है, इतनी धूल हो रही है, गंदगी फैली हुई है पूरे गड्ढे में। यहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी है रोड, तो मतलब पूरे गड्ढे हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, कोई भी आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकता ना इस रोड पे। और बारिश होती है तो भी दिक्कत है, और बारिश नहीं है। अभी देखो कितना सूखा में पूरा, देखो जैसे कोहरा होता है ना, ऐसा लग रहा है पूरे रोड पे पूरा धूल मिट्टी है। बारिश के बाद कुमाऊं की सड़कों का हाल बहुत खराब है। हल्द्वानी में स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे और गली मोहल्लों की सड़कें भी गड्ढों से भर चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए, पीडब्ल्यूडी को 100 किलोमीटर के पैच वर्क का प्लान तक बनाना पड़ा है, जिसे 15 सितंबर से जमीन पर उतारा जाएगा। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। ये नेशनल हाईवे वाली सड़क सीधे उत्तराखंड के मैदानी इलाके को कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों से जोड़ती है, लेकिन बारिश के कारण इस पर इतने गड्ढे पड़ गए हैं कि चलना भी मुश्किल हो गया है। तो मजबूरी हमें चला रही है, अब क्या करेगा, रोड तो खराब है हमारी। कभी गाड़ी के शॉकर टूट जाते हैं, कभी पिन टूट जाती है। अब सवारी का हमें आवागमन करवा रहे हैं, स्कूल के बच्चे उनको लेकर के आना, अप डाउन कराने के लिए। हमारे यहाँ जो कि आफ्टर मानसून जो कि 15 सितंबर के बाद 2 तरह के टारगेट हैं। एक तो ऐसी सड़कें जिसकी जो कि रिसर्फेसिंग की आवश्यकता हो, जिसका रिन्यूअल जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में ड्यू है, तो उसके लिए लगभग 36 किलोमीटर का टारगेट है, जो कि 15 सितंबर के बाद स्टार्ट करते हुए नवंबर तक जो कि पूर्ण कर लेंगे। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का सेकंड फेज शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा के पहले फेज हादसों को देखते हुए इस बार मॉनिटरिंग कड़ी कर दी गई है। इसी को देखते हुए देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां पर सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मौसम विभाग अफसरों की टीम मौजूद रहेगी और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को मॉनिटर करेगी। काम किया है, उसमें मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। 30% आपका सीट रिडक्शन और शटल रिडक्शन, और इस कारण से हमारे जो 9 प्लेयर थे पहले या 9 ऑपरेटर्स थे, उनकी जगह अभी 7 किया जा रहा है। साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ATC के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें 2 कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा और सिरसी में बनाए जा रहे हैं, और उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मैट या मौसम विज्ञानी जो हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, वैज्ञानिक। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में खरादी गंगाड़ी कुंड के पास यमुना नदी के बीच बने टापू में एक गाय फंस गई। सूचना पर फायर स्टेशन बड़कोट की टीम तुरंत पहुंची है और यमुना नदी के तेज बहाव के बीच फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
आपदा के बाद उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में अब एक नई चुनौती सामने आ रही है, वो है भालू का आतंक। खास तौर पर पौड़ी और रुद्रप्रयाग के इलाकों में भालू ने तांडव मचाया है। कई जानवरों को अब तक मौत के घाट उतारा गया है, तो लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आपदा से जूझते पहाड़ में अब भालू का खौफ छा गया है। पौड़ी के पैठाणी क्षेत्र में भालू गौशाले में घुसकर अभी तक 36 जानवरों को मार चुका है, तो पौड़ी के ही कलजी खाल में भालू ने 18 मवेशियों को मार डाला है। रुद्रप्रयाग में भालू ने 2 महिलाओं को घायल कर दिया, तो इधर थैलीशैण क्षेत्र में भी भालू का आतंक बना हुआ है। अक्सर जंगलों में रहने वाला ये जानवर अब लगातार इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ रहा है और बिना रुके बिना डरे शिकार कर रहा है। भालू के इस आक्रामक व्यवहार से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी हैरान है। हालांकि भालुओं के बस्ती में घुसने के पीछे आपदा को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इसके वजह से भालू का रहने योग्य जो स्थान होता है ना, जैसे गुफा इत्यादि, उसमें पानी भी घुस जाता है, उसमें मलबा भी घुसता है, तो उसको अपना एरिया में जाने के लिए दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर पैटर्न में चेंज होता है। लेकिन इस प्रकार का लगातार मवेशियों को मारना ये शायद पहली बार हुआ है, जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वन विभाग के चीफ समीर सिन्हा का कहना है कि शीत निद्रा में जाने से पहले भालू नॉर्मली ज्यादा खाना खाते हैं, जिससे शरीर में शीत निद्रा के लिए पर्याप्त फैट जमा हो सके। लेकिन पैठाणी और कलजी खाल क्षेत्र में जिस पैटर्न पर भालू हमला कर रहे हैं वो सामान्य व्यवहार नहीं है। समीर सिन्हा का कहना है कि जलवायु परिवर्तन समेत कई कारणों से भालू के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां भालू 90 दिन शीत निद्रा में रहते थे, अब यह समय घटकर 45 दिन रह गया है। निश्चित रूप से ये एक भालू का सामान्य व्यवहार तो नहीं है, और जो शोध अध्ययन है उसमें बात निकल के आई है पिछले कुछ समय में कि जाड़ों के समय में भालू का जो विश्राम काल होता है उसकी अवधि 90 दिन से घटकर अब लगभग 45 दिन आ गई है, और शायद ये भी जलवायु परिवर्तन चक्र का एक उदाहरण है। भालू से सबसे ज्यादा आतंकित पौड़ी का पैठाणी क्षेत्र है। यहाँ वन विभाग ने कई टीमें झोंकी हैं। भालू के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन वो इनके आसपास तक नहीं फटक रहा। कैमरा ट्रैप भी भालू को कैप्चर करने में नाकाम रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल भालू को गोली मारने तक के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।